मेरा मुख्य कला है वो मैं दोनों हाथों से, दोनों पैरों से, मुंह से और दांतों से उल्टा लिखता हूं, जैसा एम्बुलेंस लिखा जाता है। 3 महीने बाद मेरे पास जब ये मैसेज आया कि डागा जी आपको बिल्डिंग खाली करनी पड़ेगी, तो मेरे लिए तो जमीन खसकने वाली बात हो गई। इंटरव्यू दिया नहीं, उस समय माइंड में ठान ली कि एक दिन ऐसा करूंगा कि पत्रकार मेरे घर इंटरव्यू लेने आएंगे। मेरे माइंड में ठन गई थी। तो मुझे कह दिया गया था या तो आप 1 चम्मच नमक खाएं या आप सिगरेट पीजिए, और ये दोनों चीजें मेरे लिए संभव नहीं है। आज तक हमने कभी धूम्रपान किया नहीं। विश्व का ये पहला स्कूल है जिस स्कूल ने अपने 25वें साल को 25 कार्यक्रमों के माध्यम से 14 महीने तक लगातार सेलिब्रेट कर रहा है। कि जब मैं 8वीं में था तो मैं 8वीं वाले बच्चों को पढ़ाता था, जब मैं 9th में था तो मैं 10th वाले बच्चों को पढ़ाता था। बीकानेर के रहने वाले सुरेंद्र डागा एक विश्व रिकॉर्डधारी व्यक्तित्व है जो हमेशा पर्दे के पीछे रहे, जिन्होंने अपने हाथों, पैरों, मुंह और दांतों से कलम को पकड़कर 7 भाषाओं में उल्टा लिखने का विश्व रिकॉर्ड अर्जित किया है। महाराणा प्रताप फाउंडेशन अवार्ड से सम्मानित डागा शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अरम इंग्लिश एकेडमी के संचालक है। संघर्षमयी जीवन के साथ अपनी प्रतिभा का विकास करने वाले डागा के अब तक कई पत्र पत्रिकाओं में साक्षात्कार प्रकाशित हो चुके हैं। विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से सम्मानित होने वाले डागा वर्तमान में श्री ओसवाल डागा बंधु महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। सुरेंद्र डागा आज हमारे साथ चर्चा के लिए उपस्थित है। हम इनके जीवन से जुड़े हर पहलू पर चर्चा करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं बृजमोहन रामावत, टॉक विद बीएमआर में आपका स्वागत है। सुरेंद्र जी, टॉक विद बीएमआर में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी बृजमोहन जी बहुत बहुत धन्यवाद कि टॉक विद बीएमआर है बीकानेर की विभिन्न क्षेत्र की प्रतिभाओं को एक मंच दे रहा है। और बहुत मैं समझ रहा हूं कि जो ये बीएमआर ने कार्य शुरू किया है वो समाज के लिए एक नई जागृति ला रहा है। जी, आप कई प्रतिभाओं के धनी हैं। आपके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है, गिनीज बुक में भी है, लिम्का बुक में भी है। इसके अलावा बहुत सारे अन्य क्षेत्रों में भी आपने काम किया है। जी, इस पर तो मैं बात करूंगा ही। आज मेरा मुख्य आपसे बात करने का मीनिंग यही है कि आपने किस क्षेत्र में क्या काम किया है और आपका गिनीज बुक में नाम कैसे दर्ज हुआ है। जी, इसके साथ साथ और बहुत सारी बात करेंगे, पर इससे पहले मैं आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करूंगा कि आपकी पारिवारिक बैकग्राउंड क्या रहा, आपने शुरुआत अपने जीवन की कैसे करी, आपने अपने प्रोफेशन की शुरुआत कैसे करी, इन सब पर बात करना चाहूंगा। बृजमोहन जी, वैसे तो आपको समाज के माध्यम से पता है जी। और बाकी मैं आपको यदि इस जगह बताऊं तो हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि हैंड टू माउथ की स्थिति थी। हमें कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि मेरा बोर्न 1975 को हुआ था। उसके बाद में जब मैंने समझ पकड़ी, उस समझ के बाद में देखा कि पिताजी की स्थिति नाजुक थी। वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे, असम में काम करते थे। उनकी अंतिम सर्विस 860 रुपए थी। उस 8 से 60 रुपए के माध्यम से पूरे परिवार का संचालन करना, भरण पोषण करना एक टिपिकल लगता था। दैवीय कृपा थी, मैंने 11 वर्ष की उम्र में टीचिंग लाइन शुरू कर दी। अच्छा। जब 11 वर्ष का था तब मैं पढ़ाने लग गया था। और बृजमोहन जी, ये बात बताकर आपको बड़ी खुशी भी होगी कि जब मैं 8वीं में था तो मैं 8वीं वाले बच्चों को पढ़ाता था। जब मैं 9th में था तो मैं 10th वाले बच्चों को पढ़ाता था। और 10th को पढ़ा कैसे पाता था, उसका कारण यह था कि हमारे बचपन में जब हम पढ़ते थे उस समय 9th का 40% कोर्स आता था, 10th का 60% आता था। जी। हम उस समय 9th का 40% कोर्स गार्जियंस को कह करके उन बच्चों को मैं करवाता था। उस कारण से मैं 9th में भी 10th के बच्चों को पढ़ा देता था। ये एक देवी उपकार ही समझता हूं मैं। तो ये तो अपने आप में बड़ी बात है। बस वही है कि मतलब भगवान ने कोई ऐसे रूप में हमें जन्म दिया कि हमने कुछ काम समाज के लिए काम करें और हमारा स्वयं का सुधार हो सके। मुख्य रूप से यह कि 11 वर्ष के लेकर आज तक मैंने अपने घर से जूते की डोरी की मांग नहीं की है। शुरू से आप लोगों का दुआ रही है। तो मैं स्कूल में स्टडी में टॉपर रहा था। मेरा प्रारंभिक शिक्षा जैसे प्रेम शिक्षा निकेतन बीनासर के स्कूल में हुआ था। जी। तो मैं जब फर्स्ट में था तो फर्स्ट से लगातार मैं स्कूल टॉपर रहा। तो मेरे वहां के जो प्रिंसिपल थे वो मेरे से 1 रुपया भी फीस नहीं लेते थे। तो कहने का तात्पर्य हो गया बचपन से लेकर अभी तक मेरी यदि पढ़ाई का शुल्क माने तो 0 बैलेंस रहेगा। अच्छा, आप पढ़ाई में हमेशा ही टॉपर रहे? हाँ, पढ़ाई में मेरी हमेशा अव्वलता रही है। और अव्वलता के साथ साथ समाज में भी हमने, चाहे तेरापन समाज रहा है, चाहे विभिन्न तरह की कोचिंग इंस्टीट्यूट रही है, वहां पर मैंने निःशुल्क पढ़ाने का बहुत बड़ा
कोशिश की कि बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम करें। जी। फिर हमने कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से हमारा काम शुरू किया। कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाद में मैंने 1995 से 99 तक आचार्य महाश्रमण जी का अंग तरंग का काम मैंने देखा था, क्योंकि मैं यहाँ विभिन्न पत्रकारों, अखबारों से, पत्र पत्रिकाओं से जुड़ा हुआ था और वहां पर मैं आलेख लिखता था। तो उस दरमियान मुझे वहां सेवा करने का मौका मिला। आचार्य महाप्रज्ञ जी की जो पुस्तकें शुरू में आई थी, उनको लेखन का मुझे बहुत अच्छा मौका मिला। तो 3.5 साल तक उनके सन्निधि में मैंने काम सीखा, काम किया। महासभा के जनगण विभाग के संयोजक के रूप में मैंने काम किया था। और आचार्य महाप्रज्ञ जी का, महाश्रमण जी का अंग तरंग का काम मैं देखता था। इसके पश्चात 99 में मैंने अपने स्कूल की स्थापना कर ली और मैंने एक किराए की बिल्डिंग में शुरू की थी। यहां एक बहुत बड़ा जिंदगी का मोड़ आता था बृजमोहन जी। 1999 में मैंने जिस मकान में बिल्डिंग में शुरू किया था, उस मकान मालिक ने मेरे से 2 साल का एग्रीमेंट किया कि 2 साल हम खाली नहीं करवाएंगे। लेकिन मेरी पारिवारिक स्थिति को देखते हुए किसी व्यक्ति ने उन मकान मालिक के भाइयों को ऐसा भड़का दिया कि स्कूल खाली नहीं करेगा। तो उन्होंने मुझे 3 महीने बाद ही अल्टीमेट दे दिया कि डागा जी आपको स्कूल खाली करनी पड़ेगी। अच्छा। और मैं उस समय सुबह 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक ट्यूशन और स्कूल के माध्यम से ही मेरा भरण पोषण करता था। 3 महीने बाद मेरे पास जब ये मैसेज आया कि डागा जी आपको बिल्डिंग खाली करनी पड़ेगी, तो मेरे लिए तो जमीन खसकने वाली बात हो गई। ये पहला साल था स्कूल? ये स्कूल का 99 का पहला साल था। और उस समय मैं ये मानूं कि पता नहीं किसका सहयोग था, पहले साल में हमारे पास 165 विद्यार्थी आ गए। हमें पहले साल एडमिशन क्लोज का बोर्ड लगाना पड़ा। ये प्रथम वर्ष की बात करता रहा हूं। उस समय हमारे पास कोई साधन नहीं था, केवल समाज जानता था सुरेंद्र डागा होनहार विद्यार्थी है, सुरेंद्र डागा के हाथ में जो विद्यार्थी तैयार होगा वो एक अच्छा तैयार हो जाएगा। जब 3 महीने बाद हमारे पास में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया, लेकिन हमने भी उस समय थोड़ा सा माइंड चेंज करते उनको कहा भाई 2 साल का एग्रीमेंट है, आप उसको मुझे 1 साल तक चलाने दो जी। लेकिन उनके भाइयों को आसाम में और मैं कह करके मेरे पास में बहुत ज्यादा दबाव आया। लेकिन उनको फिर मैंने यही बात कहा, 1 साल में किसी सूरत में खाली नहीं करूंगा, आप चाहे जैसा कर ले। ये मैं मानता हूं कि थोड़ा सा उग्रता मुझे उस समय नहीं दिखानी चाहिए थी, लेकिन मैं भी विवश था कि मेरे पास कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं था। क्योंकि स्कूल एक ऐसी चीज है जिसको बार बार मैं बदल नहीं सकता, क्योंकि कोई सब्जी की दुकान तो है नहीं कि यहां से वहां ठेला लगा लिया गया। बच्चों के भविष्य का सवाल था। तो हमने उस समय उनको कह दिया 1 साल तो मैं खाली नहीं करूंगा। लेकिन रात की नींदें उड़ गई मेरी, क्योंकि मुझे किसी का एक चवन्नी दबानी नहीं थी, 1 इंच जगह मुझे दबानी नहीं थी। इस कंडीशन में मैंने माइंड में सोचता रहा। उस दरमियान किसी व्यक्ति से मेरा संपर्क हुआ, उन्होंने मुझे एकदम जंगल में, जहां आज बाबा रामदेव नगर है, उस जंगल में मुझे जगह सजेस्ट की कि डागा जी आप वहां स्कूल स्टेब्लिश कर लो। मैं वो जगह देख के आया, क्या सुकून मिला ऊपर वाला ही जानता है। मैंने उस जगह पर उस कॉलोनी के मालिक के पास गया और उनको कहा ये जगह मुझे लेनी है। तो उन्होंने कहा आप जगह पीछे मत लो, आप आगे ले लो। लेकिन उस समय बृजमोहन जी ऐसा हुआ, पता नहीं क्या मेरे पास में देवी प्रकट हुई। उस समय एक मुझे वो कहते हैं कि सड़क पर आ जाओ, आप रोड पर जमीन ले लीजिए। लेकिन मैंने कहा मैं पीछे लूंगा। उन्होंने कहा ये माजरा मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये भी जो सड़क पर दे रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा दूर है मेन रोड से, और वहां पर भी आप पीछे लेना चाहते हैं। तो मैंने उनको ये बात बताई नहीं मैं क्यों लेना चाहता हूं। मैंने कहा पीछे देना चाहते थे तो उनकी कंडीशन थी पीछे हम तभी देंगे जब आप इसको 3 महीनों के अंदर बिल्डिंग शुरू करोगे। और मैं चाहता भी यही था कि मेरी 3 महीनों बिल्डिंग शुरू हो जाए। उस दरमियान मैंने पेरेंट्स से और से कोऑपरेट लिया, डोनेशन किसी से नहीं लिया। आज तक एक चवन्नी भी डोनेशन नाम की हमने स्कूल के नाम से ली नहीं है जी। हमने उस समय पेरेंट्स से एक बात कही थी कि आप मुझे 5-5 हजार रुपए एडवांस देंगे और मैं आपको जुलाई में वापस दूंगा। ऐसा करके मुझे 100 परिवारों ने मुझे कोऑपरेट किया। उस समय 100 परिवार ने कोऑपरेट किया तो मेरी जमीन भी ले ली गई और मेरी छोटी बिल्डिंग भी मैंने शुरुआत कर दी। 15 अगस्त को ये मेरे पास मैसेज आया था कि स्कूल खाली करने का, और हमने अक्टूबर में उस मकान मालिक को कह दिया कि हम 26 जनवरी हमारी नई बिल्डिंग में मनाएंगे। ये 1999 वो 1999 की बात है। मैं ये कहता हूं कि 9 महीनों में हमने नई बिल्डिंग हमारी खुद की बना ली। कोई मेरे पास में कोई देवीय मैं स्वरूप ही मानता हूं कि उन्हीं का सहयोग होगा और बाकी व्यक्तिगत कुछ नहीं हो सकता है। इच्छा शक्ति के माध्यम से ये दृढ़ था और मेहनत खूब करता था। सुबह 4 बजे से रात को 11 बजे तक कंटिन्यू यदि बीकानेर पढ़ाने वाला था तो सुरेंद्र डागा एक था। मैं अपने आप में अभिमान नहीं करता हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि उस समय भगवान क्षमता देता था और उस क्षमता के साथ मैं आज काम किया था। और आज इतना बड़ा एम्पायर हो गया। आज बहुत बड़ा एम्पायर है और
बीकानेर में अच्छे स्कूलों में नाम, यदि अपन 50 स्कूल, 100 स्कूल, 10 स्कूल, 20 स्कूल कहें, उन अच्छे स्कूलों के अंतर्गत हमारा आरंभ इंग्लिश एकेडमी का नाम आ रहा है। जी। तो आपकी कॉलेजी शिक्षा कहाँ हुई? रामपुरिया कॉलेज से मैंने किया था। मैंने 8th तक प्रेम शिक्षा निकेतन में पढ़ाई की है। जी। 9th से 12th तक मैंने चोपड़ा स्कूल में पढ़ाई की थी। अब ब्रिजमोहन जी यहाँ एक नई बात बताऊंगा। मैं 9th में जब वहां चोपड़ा स्कूल गया तो वहां हमारे सतीश जी प्रिंसिपल हुआ करते थे, सतीश जी शर्मा। वो बहुत हार्ड हुआ करते थे। सतीश जी शर्मा किसी भी बच्चे को जाने नहीं देते थे, फर्रा नहीं मारने देते। और मेरा जरूरी था क्योंकि मैं जिन बच्चों को पढ़ाता था उनकी 12 बजे स्कूल लग जाती थी और मेरी स्कूल 7 से 12 थी, तो मैं ट्यूशन पढ़ाता कैसे? तो मैंने मेरी रिक्वेस्ट करके वहां के जो लेक्चरर थे उनसे रिक्वेस्ट करवा करके मैं इंटरवल में हमेशा स्कूल से चला जाता था। इंटरवल से लेकर के जो 12 बजे तक स्कूल थी, दूसरी स्कूल है, उन बच्चों को मैं उस समय ट्यूशन पढ़ाता था। उनको हमने हमारी स्थिति बताई, उन्होंने कहा 10th का मामला होगा, आपका रिजल्ट डाउन होगा। मैंने कहा रिजल्ट की मेरी जिम्मेवारी है, मुझे बस मेरी स्थिति को सुधारने दो। और उस कारण से उन लोगों ने मुझे सहयोग किया। और आज फिर उसके बाद में मैंने चोपड़ा स्कूल से स्टडी की। चोपड़ा के बाद में मैंने रामपुरिया कॉलेज में मैंने किया। रामपुरिया कॉलेज के बाद में मैंने जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी से एमए मैंने जेनोलॉजी में की। और इस प्रकार से हमारी स्टडी बीएड बाद में किया। इस प्रकार से स्टडी हमारी चलती रही। अच्छा, आपके कभी मन में ये नहीं आया कि मुझे यूपीएससी करना चाहिए? नहीं, आपको ये भी एक अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। मेरा आरएएस प्री में क्लियर हो गया था। अच्छा। हुआ ऐसा था कि मैं जब मैंने आपको बताया लाडनू में काम करता था आचार्य महासमन जी के सानिध्य में, उस समय वो युवाचार्य थे। उस सनिधि में काम करते हुए मेरे सामने किसी अधिकारी के माध्यम से छोटा सा मेरे पर तंज कस दिया गया था। बाद में तो उन अधिकारियों ने मुझे बहुत कुछ कहा कि नहीं, आपको छोड़ना नहीं है, नहीं जाना है। उन्होंने उस समय कहा दिया तो मेरे माइंड में एक ठेस पहुंच गई थी। तो मुझे युवाचार्य से, उस समय युवाचार्य थे, उन्होंने मुझे बुलाया, पूछा। तो मैंने कहा नहीं महाराज जी, आज ये अधिकारी हैं, आज मान लो इनको मैं मना सकता हूं, कल दूसरे अधिकारी आएंगे और वो अधिकारी भी मुझे कभी भी लात मार सकते हैं। इसलिए मैं अब अपने स्वयं का मैं जाकर आरएएस आईएएस ही करूंगा। मैंने यूपीएससी के लिए आरएएस की प्री दिया। प्री में सिलेक्शन हो गया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मुझे किसी ने बताया कि जब आरएएस और आईएएस हो जाता है आदमी, उसके बाद होम डिस्ट्रिक्ट में उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, ऐसा मुझे जानकारी दी गई थी। और वास्तविकता में तो मेरे माइंड में था मैं काम करूंगा वो मेरे खुद के गांव के लिए करूंगा, मेरे शहर के लिए करूंगा, यहां के लोगों के लिए करूंगा। तो हमने उस समय वो छोड़ भी दिया। और छोड़ने के पीछे दूसरा कारण यह था कि हमारे पास अर्थव्यवस्थाओं की, मैं आपको शुरू से कह रहा हूं, कमी थी। और मुझे किसी ने यह भी बता दिया गया था कि आरएएस के मैन और इंटरव्यू में ब्रीफ केस चलेगी, और वो हमारे पास नहीं थी। तो हमने उस लाइन को हमने छोड़ दिया था। और उसके बाद हमने स्कूल स्टेब्लिश की और आज हमारे आरएएस के ही है, हमारे स्कूल के विद्यार्थी आरएएस के ही है, आईएएस बने हैं, डॉक्टर हैं, बीकानेर के जाने माने कई डॉक्टर्स हैं। तो ऐसे इस सेक्टर में कई बच्चे हमारे सक्सेस हो गए। तो मैं मानता हूं जो मेरी थीम थी वो बच्चों ने पूरी की है। फिर आपने ये अपना इंस्टीट्यूट स्कूल अपना स्टेब्लिश किया और आज हम लोग सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक चला रहे हैं। और कॉमर्स और आर्ट्स विंग है हमारा, और कॉमर्स और आर्ट्स में बहुत अच्छे तरीके से हमारी चल रही है स्कूल। ये तो आपकी थी पारिवारिक पृष्ठभूमि जी। रिवर्स राइटिंग में यानी उल्टा लेखन में आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हाँ जी। ये आपने कब सोचा कि मैं, मतलब पहले तो ये कैसे है कि मैं उल्टा लिखूं? जी 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 ब्रिजमोहन जी, ये एक बहुत बड़ी मार्मिक कहानी है। हुआ ऐसा था कि मैं शुरू से थोड़ा सा जोली मुडेदार आदमी रहा हूं, मस्ती वाला आदमी रहा हूं, और मस्ती के साथ में जिंदगी जी है। कभी भी मैंने ऐसे हेडेक लेकर, टेंशन लेकर काम नहीं किया। हमारे बड़े बड़े भाई साहब की शादी हुई थी और होली नजदीक आ रही थी। बीकानेर की होली और पूर्व होली, आपको पता है बीकानेर में कि उस होली के दरमियान मस्ती की जाती है, मजाक की जाती है, और देवर और भाभी के साथ ज्यादा मजाक चलती है। तो मेरे माइंड में हम लोग दोस्त इकट्ठे थे, मोहल्ले वाले। मैं सबने कहा यार इस बार भाभी जी से क्या मजाक करें, नहीं वाले भाभी जी से। तो मैंने कहा यार उनको एक उल्टा लेटर लिख देते हैं। मुझे उस दिन उल्टा शब्द अपने आप आया। मैंने आपको शुरू से कहा हूं कि मैं खुद कुछ नहीं कर रहा हूं, ऊपर से अपने आप ही कोई मुझे संकेत मिलता है, और उस संकेत के साथ मैंने कहा उल्टे लेटर लिखते हैं। तो उन्होंने कहा उल्टा कैसे? मैं कहा जिसको अपन क्या है कि कहीं ना कहीं तरीका ऐसा यूज करेंगे जिसका माध्यम से भाभी जी को टेंशन हो जाए बस। अब उस समय मुझे भी पता नहीं था वो लिखा हुआ कांच में सीधा दिखेगा, मुझे भी आइडिया नहीं थी। मैंने एक बहुत अच्छे तरीके से उल्टा लिखने का प्रयास किया धीरे धीरे, और इत्तेफाक से उस समय होली के समय हवा भी चलती है, कागज उल्टा हो गया। उल्टा होने के मैंने देखा यार ये तो सीधा पटा जा रहा है। हमने धीरे धीरे करके एक दिन में वो पत्र लिखा
और बीना सर के पोस्टमैन को कहा ये आप 11 बजे से 2 बजे के बीच में आप लाओगे, आप ये पत्र उस समय लाना, उस समय मैं भी घर पर रहूंगा और भाभी जी भी घर पर रहेंगे, घर में सारे रहेंगे जी। तो पोस्टमैन ने कहा यार मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा मैं घर मैं कह रहा हूं ना, इसमें क्या दिक्कत है। उस समय वो लेटर लाए, लेटर लाने के बाद में जब भाभी जी ने खोला, भाभी जी ने कहा यार सुरेंद्र जी ये क्या आया है, मुझे समझ नहीं आया, किसने भेजा है, क्या है। तो हमने मजाक में कह दिया भाभी जी पुराना कोई काम है तो आप बता दीजिए, ये तो हमें भी लैंग्वेज पता नहीं, आपकी पुरानी मानसिकता बता दीजिए। ऐसा करके भाभी जी टेंशन में आ गए, बहुत टेंशन में आ गए। टेंशन में आने के बाद शाम को हमने उनके सामने राज खोला कि आप जाइए कांच लाइए। तो उनका कांच का मतलब कि मैंने कहा भाभी जी आपकी शक्ल दिखाना चाहता हूं कि आपकी अब क्या स्थिति हो रही है, आप बताइए, आपने हमारे से छिपा लिया सारी बातें। वो कांच को लेकर आए, कांच लाकर उनको कागज रखा, उन्होंने सीधा मेरा कान मरोड़ दिया, ये बदमाश कहीं क्या। उस दिन के बाद मैंने ये कला धीरे 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 प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस करने के बाद में जब रामपुरिया कॉलेज आया मैं जी, तो रामपुरिया कॉलेज में उस समय रेगिंग ज्यादा चलती थी। तो मुझे कह दिया गया था या तो आप 1 चम्मच नमक खाएं या आप सिगरेट पीजिए, और ये दोनों चीजें मेरे लिए संभव नहीं है। आज तक हमने कभी धूम्रपान किया नहीं, बीड़ी सिगरेट जर्दा तंबाकू चाय तक हम नहीं पीते। अब ये दोनों चीजें मेरे लिए टिपिकल थी। तो उन्होंने कहा कि आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिसके माध्यम से आपको छोड़ा जा सकता है। अब मैंने उनको उस समय भी यही कहा मैं उल्टा लिख सकता हूं, और मैंने बोर्ड पर उल्टा लिखा था। लिखने के बाद वो क्या है, रवि तिक्कू साहब प्रिंसिपल थे हमारे, तिक्कू साहब के पास कोई स्कूल का बच्चा पहुंच गया, कॉलेज वाला, वहां पहुंच के तिक्कू साहब को कहा कि ये अच्छा। उसी से थोड़ा सा पहले हमारी इंग्लिश की लेक्चरर कुछ इंग्लिश वर्ब करवा रही थी, और वर्ब की मैंने मिस्टेक निकाल दी थी। मैं कहा मैडम जो हार्ट की वर्ब होती है उसके साथ आईएनजी नहीं लगता है, और मैडम क्लास छोड़ के चली गई थी। मैडम भी वहां बैठे थे, मुझे प्रिंसिपल साहब ने बुलाया, मैं वहां पर कांप गया। मैंने कहा शायद कॉलेज का पहला ईयर है, मैंने मेरी हैकड़ी लगाई है इसलिए बुला लिया, इसलिए मुझे बुला लिया गया है। प्रिंसिपल साहब उत्तम, उन्होंने कहा मैडम, वो जो मैडम थी उन्होंने कहा ही इज वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट सर। अब मैंने फिर वापस वही सोचा कि मुझे उस रूप में इंटेलिजेंट कह रहे। उत्तम सर ने मुझे पूछा, प्रिंसिपल साहब ने, कि भाई क्या बात है ये। मैं कहा नहीं सर मैंने तो थोड़ा सा, क्या नहीं मैं पूछ रहा हूं। उन्होंने मैडम ने बता दिया उस समय तक, तो क्या नहीं मैं पूछ रहा हूं ये उल्टा वाला क्या चक्कर है तुम्हारा। मैंने कहा सर मैं उल्टा लिख सकता हूं। उन्होंने कहा लिख के दिखाओ। वहां पर जब मैंने लिखा उस समय मुझे दैनिक युग पक्ष के सक्सेना जी ने वहां बुला लिया कॉलेज के माध्यम से। सबसे पहला मेरा इंटरव्यू दैनिक युग पक्ष के सक्सेना जी के द्वारा आया। अब वो अखबार खोज, मेरे पास अखबार के पैसे नहीं हुआ करते थे, मैं आपको बताऊं। अखबार खोजने के लिए मैं इधर उधर चलते चलते एक पान की दुकान गया था। उन पान की दुकान में था, मैंने कहा भाई भी अखबार मुझे दे दीजिए। उन्होंने उसको पढ़ा, बड़ा खुश हुआ। उस दिन के बाद मैंने लगातार इसका प्रयास किया, और आज आपके सामने हूं। तो फिर ये कब आया कि मुझे इसका गिनीज बुक में दर्ज करना चाहिए? गिनीज बुक के लिए ऐसा हुआ कि जब मैंने ये उल्टा लिखने लगा, धीरे धीरे अखबारों में आने लगा, और अखबार भी मुझे बड़े मेरी परीक्षा लेते थे। मैं आपको एक मेरे साथ बीती घटना बताता हूं राजस्थान पत्रिका की। जी, राजस्थान पत्रिका में रात को 11 बजे तक मेरे को साइकिल पर 5 बार बुलाया गया मेरे इंटरव्यू देने के लिए। उस समय मेरा इंटरव्यू लिया नहीं गया क्योंकि मैं साइकिल पर था, मेरे पास हीरो रेंजर साइकिल थी। मुझे कभी कह दिया गया तिवारी साहब नहीं है, कभी कह दिया वो नहीं है, कभी कह दिया ये नहीं है। ऐसे करते करते 11 बजे तक उन्होंने मुझे बुलाया। बुलाने के बाद उन्होंने जब मेरा इंटरव्यू दिया नहीं, उस समय माइंड में ठान ली कि एक दिन ऐसा करूंगा कि पत्रकार मेरे घर इंटरव्यू लेने आएगी। मेरे माइंड में ठन गई थी, और ठनने के बाद में धीरे धीरे जब मैं इसमें करने लगा, तो मुझे किसी ने कहा कि ये तो आपका विश्व रिकॉर्ड बन सकता है। तब मुझे विश्व रिकॉर्ड की तरफ एक बात आई। फिर मैंने इसका कोरेस्पोंडेंस किया। सबसे पहले मैं दिल्ली गया। दिल्ली में हमने लिम्का बुक रिकॉर्ड हासिल किया। लिम्का बुक रिकॉर्ड का हमारा 2 साल तक कोरेस्पोंडेंस चला, और वहां पर विजया घोष मैम है जो संपादिका है, उन विजया घोष मैम के सामने हमारी कला दिखाई गई, और उस कला के माध्यम में उन्होंने पहला सर्टिफिकेट मुझे लिम्का बुक का दिया। लिम्का बुक के बाद वहीं से मुझे गिनीज बुक का एड्रेस लिम्का बुक के माध्यम से मिला था, और उसके बाद धीरे धीरे प्रयास करते करते मैं गिनीज बुक में 8 साल के मेहनत के साथ में गिनीज बुक पहुंचा। मेरी 8 साल की मेहनत का मतलब क्या है? 8 साल तक गिनीज बुक ने मेरे साथ कोरेस्पोंडेंस करते रहे। अच्छा, पत्राचार किया? पत्राचार, क्योंकि पहले कोई मीडिया ऐसा था नहीं जी, नेट था नहीं जिसके कारण से ज्यादा सर्च हो जाए। अरे आप लिख के भेजते थे, लिख के भेजता था, उनका जवाब आता था, और वहां पत्र भेजने में पहुंचने में भी 21 दिन लगते थे।
जी। क्योंकि पोस्टल जाते थे, 21 दिन वहां जाना, 21 दिन के बाद फिर वापस जवाब आना, फिर उस जवाब का वापस मतलब प्रत्युत्तर देना, ऐसे करते करते 8 साल लग गए थे। क्योंकि गिनीज बुक कम से कम 2 साल तो उस रिकॉर्ड की सर्च करती थी, उस सर्च के बाद में किसी चीज को एक्सेप्ट करती थी। तो मेरा 3 साल बाद एक्सेप्टेंस हुआ, उसके बाद लगातार उन्होंने मेरी एक फिल्म बनवाई, आई एंड माई आर्ट नाम से मैंने फिल्म बनाई, और उस फिल्म के माध्यम से मेरे को गिनीज बुक में एक्सेप्ट कर लिया गया था। ये कब की बात है? ये गिनीज बुक 97 में मेरा आया है। अच्छा, फाइनल सर्टिफिकेट आप फाइनल सर्टिफिकेट 97 में मुझे मिला था। मेरा मुख्य कला है वो मैं दोनों हाथों से, दोनों पैरों से, मुंह से और दांतों से उल्टा लिखता हूं। जैसा एम्बुलेंस लिखा जाता है, एम्बुलेंस अपने कांच में देखेंगे सीधा पढ़ा जाता है, वैसा मैं उल्टा लिखता हूं, जिसको आप कांच के माध्यम से सीधा पढ़ सकते हो। अच्छा, दोनों हाथों से भी लिखते हो और दोनों पैरों से भी दोनों लिखते हाथों से, दोनों पैरों से, मुंह से और दांतों से। अब आप देखेंगे मेरे ये दांत नकली है, क्योंकि मैं उसमें रिफिल डाला करता था, और डालते 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 दांतों ने अपनी जगह छोड़ दी, अब मुझे नकली दांत लगाने पड़ गए। ये ऐसा रही है साहब। इसके अलावा आपका कहीं और रिकॉर्ड दर्ज भी है? सर हमारा अभी स्कूल का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है, हमारा स्कूल स्वयं गिनीज बुक में जा रहा है। अच्छा, कैसे? जैसा मैंने आपको बताया, मेरे स्कूल का 2500 साल चल रहा है जी। विश्व का ये पहला स्कूल है जिस स्कूल ने अपने 25वें साल को 25 कार्यक्रमों के माध्यम से 14 महीने तक लगातार सेलिब्रेट कर रहा है। हमने हमारा कार्यक्रम 27 जनवरी 2023 को पहला कार्यक्रम शुरू किया था, अंतिम कार्यक्रम हमारा 31 मार्च 2024 को होगा। 14 महीने तक 25 कार्यक्रम, समाज के क्षेत्र में अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाला, प्रोग्राम करने वाला यह विश्व का पहला विद्यालय होगा, और उस कारण से लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन और बिगेस्ट कार्यक्रम इस नाम से हमारा गिनीज बुक ने एक्सेप्ट किया है। अच्छा जी, ये सिल्वर जुबली हाँ बना सिल्वर रहे हो आप? बिल्कुल सिल्वर जुबली के लिए सर। क्या बात है, तो आपको ढेरों बधाई और शुभकामनाएं इसके लिए। ये मैं बीएमआर की टीम को, पूरी टीम को बधाई देता हूं कि उन्हीं के माध्यम से हमारा हो रहा है, क्योंकि आप तो मेरे से शुरू से परिचित हैं, आपको पता है मेरी मेहनत कहाँ कहाँ है, और आज मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं बीएमआर इसमें स्टूडियो में आकर के आपके सानिध्य में मैं, आप और हम दोनों के बाद में एक इंट्रो हो रहा है, और इंट्रो के माध्यम से समाज के बीच में एक दो दोस्तों की बात पहुंचेगी, ये मुझे बहुत खुशी है सर। जी, बहुत बहुत आभार। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, ये आपको सर्टिफिकेट कब मिलेगा? स्कूल के लिए गिनीज बुक का, वैसे आपको बताऊं, इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड रिकॉर्ड ने हमें सर्टिफिकेट दे दिया है, 5 अप्रैल को दे दिया हमारा। अच्छा, ग्रेटेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड ने हमारा स्वीकार कर लिया है। ग्रेटेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड ये चाहती है कि आप जिस दिन प्रोग्राम में कहेंगे उस दिन आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। गोल्डन वर्ल्ड बुक ने भी हमारा इसको स्वीकार कर लिया है। गिनीज बुक ने इसका टाइम दिया 14 फरवरी 2024। 14 फरवरी 2024 तक हमें सारी एविडेंसेस भेजनी है। अभी उन्होंने हमारा केवल एक्सेप्ट किया है, सारी एविडेंसेस आएगी, एविडेंस के बाद में वो उसका सर्च आउट करने के बाद 14 फरवरी 2024 को हमें सर्टिफिकेट देंगे। अच्छा डागा साहब, हमारे दर्शक जो हैं जी, इनमें बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जी, तो मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को भी एक लाभ मिले जी, कि ये गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज कैसा होता है। हाँ। कैसे कैसे कोई आदमी अपना गिनीज बुक में या लिम्का बुक में या अन्य कोई विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम कैसे दर्ज करा सकता है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए, हमारे समय में और अब में बहुत बड़ा अंतर आया कि उस समय मैंने आपको बताया था कोरस्पोंडेंस से काम करते हैं, अब सारा ईमेल के माध्यम से होता है। गिनीज बुक की एक साइट है, उस मेल पर हमें वहां पर एक एप्लीकेशन डालनी होती है। उस एप्लीकेशन के 6 सप्ताह तक वो उस एप्लीकेशन का जवाब नहीं देते हैं, उसको वो टाइम देते हैं कि 6 सप्ताह के बाद आपको इसके बारे में रिपोर्ट आएगी। 6 सप्ताह तक वो सर्च करते हैं। उस 6 सप्ताह के बाद हमारे पास में एक रिकॉर्ड बनाने के लिए एक स्वीकृति आती है। फिर हमें धीरे धीरे उनको एविडेंस देना पड़ता है, और आवश्यकता होती है तो गिनीज बुक की टीम स्वयं यहां आती है, जहां भी बिल्कुल वो उसका चार्जेस उस प्रतिभा को देना पड़ता है या उसकी टीम को देना पड़ता है। वो पूरी टीम आती है, टीम आकर उसका एविडेंस और सारी चीजें देखती है, उसके बाद उसको सर्टिफिकेट के लिए बता दिया जाता है। अच्छा, आपको आवेदन करना है? आवेदन करना होगा। पहले आवेदन प्रक्रिया होगी, आवेदन के बाद एक्सेप्टेंस प्रक्रिया होगी, एक्सेप्टेंस के बाद एविडेंस प्रक्रिया होगी, एविडेंस के बाद वो सर्च आउट करने के बाद आपको, यानी मैं ये कह सकता हूं, सारे प्रक्रिया करने के लिए कम से कम 1 साल टाइम लग जाता है। और ये लिम्का बुक में भी यही प्रक्रिया है? लिम्का बुक का ये है, लिम्का बुक जल्दी दे देता है सर्टिफिकेट, क्योंकि लिम्का बुक लगभग इंडिया रिकॉर्ड ज्यादा है। इंडिया रिकॉर्ड होने के कारण उनका सर्च का एक दायरा कम हो जाता है, उस कम दायरे के कारण वो जल्दी सर्टिफिकेट दे देता है। उनको अजूबा दिखना चाहिए। आपके जीवन की ऐसी कोई घटना जो बहुत मार्मिक हो, जो आपको याद दिलाती हो? देखो, जीवन पूरा ही संघर्ष में रहा है। उस संघर्ष में जीवन की घटना कहें तो हमारा पंजाब केसरी का इंटरव्यू एक घटना रहा।
पंजाब केसरी के इंटरव्यू में मुझे दो बातें कही गई, क्योंकि वो पंजाब से बिलोंग करता है। तो एक तो पहले पहले मेरे सामने बोतल रख दी गई थी, क्योंकि बियर हमारे पास, हम तो अच्छा। बियर मतलब बालू समझते हैं, अच्छा। मीट मतलब मिलना समझते हैं। ये मेरे जिंदगी की बहुत बड़ी विचित्र घटना रही। जब बोतल उन्होंने मैंने तो समझा पानी वाली बोतल नहीं। रखी है। जब उन्होंने वो बोतल रख दी, हाँ। तो मैंने कहा भाई साहब इसका क्या करना है? तो उन्होंने कहा आज की जनरेशन ये तो लेते हैं। तो मैंने कहा ऐसा, हम तो बियर मैंने बालू और मीट मैंने मिलना समझते हैं, पहले इसको हटाएं उसके बाद बात करें। एक तो हमारे जीवन की ये थी। फिर उन्होंने मुझे ये पूछा कि आपको भारत और राजस्थान में ऐसी प्रतिभाओं के लिए क्या समस्याएं लगती है जिससे प्रतिभाएं विकास नहीं कर पाती है? तो मेरा प्रत्युत्तर यह था कि भारत और राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या भारत सरकार की यह है कि अपनी प्रतिभा को बताने के लिए, अपने को स्वयं को सम्मान पाने के लिए वहां आवेदन करना पड़ता है। जबकि होना तो यह चाहिए मीडिया के माध्यम से या दूसरे तीसरे माध्यम से, यदि उस प्रतिभा का जानकारी आती है तो उसको सर्च आउट करके प्रतिभा का सम्मान स्वयं सरकार करे। अब भारत में राष्ट्रपति पुरस्कार लेना है तो पहले आपको अपनी एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी कि मैं इसके लायक हूं, जो मुझे थोड़ा सा कम पसंद है। मैं कलेक्टेड पुरस्कार मिला, मुझे राज्यपाल पुरस्कार मिला, अलग अलग महाराणा प्रताप फाउंडेशन अवार्ड मिला। सारे अवार्ड में मैंने मेरी तरफ से एप्लीकेशन आज तक नहीं लगाई। एप्लीकेशन मेरे किसी साथी ने लगा दी होगी, या वहां तक महाराणा प्रताप फाउंडेशन अवार्ड तो मुझे बड़ा तरीके से, अलग तरीके से मिला। मानव संसाधन विकास मंत्रालय से मेरा एक इंटरव्यू था, वहां से मुझे स्कॉलरशिप मिली थी। उस दरमियान अरविंद सिंह जी मेवाड़ के वहां से कुछ लोग आए हुए थे। उन्होंने जब मेरी ये प्रतिभा देखी तो उन्होंने तुरंत मुझे महल लेकर गए थे। अरविंद सिंह जी मेवाड़ साहब से मुझे मिलाया और अरविंद सिंह जी मेवाड़ साहब ने कहा कि इस व्यक्ति को अगले अलंकरण समारोह में महाराणा प्रताप अवार्ड अलंकरण देना है इसको। तो इत्तेफाक हो जाता है कई बार तो। और मैं आपको बार बार कहता हूं, मैं भगवान पर विश्वास करता हूं कि ईश्वरीय कारण हुआ ये कि मैं तो कहां महलों में जा सकता था, वहां महलों के माध्यम से मुझे ये प्राप्त हुआ। डागा साहब, परिवार में आपके कौन कौन है? परिवार में अब मदर है, 3 भाई हैं, मेरा एक बच्चा है। मैंने बच्चा मेरा एडॉप्ट किया है, मेरे स्वयं का बच्चा नहीं है, मेरे साला जी का बच्चा है, उसको मैंने एडॉप्ट किया है जी। और हम लोग इतने मेंबर हैं और बहुत अच्छे शांति और खुशी से हमारा परिवार चल रहा है। पत्नी आपकी गृहिणी है? हाँ, नहीं, वो स्कूल संभालती है, वो एडमिनिस्ट्रेशन लाइन वो सारा वो स्कूल संभालती है। अच्छा। हाँ, तो एडमिनिस्ट्रेशन वो देखती है और मैनेजमेंट मैं देख लेता हूँ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का काम मैं देखता हूँ और वो एकेडमिक लाइन का वो देखती है। तो आपको स्कूल से फ्री कर रखा है? हाँ, स्कूल से मैं लगभग फ्री हो गया हूँ और मुझे यह बहुत बड़ा भाग्य भी मिला है कि मुझे एक बहुत अच्छी पढ़ी लिखी और अनुशासित धर्मपत्नी मिली है, जो अर्धांगिनी के रूप में होना चाहिए उतना सारा मुझे कोऑपरेट मिल रहा है। मेरा जो बेटा है वो भी आज की डेट में बहुत इंटेलिजेंट है और स्कूल का 60% काम वो स्वयं संभाल लेता है। क्या बात है। अच्छा, आप सामाजिक क्षेत्रों में भी खूब काम करते जी। हो, तो मैं कोई एक काम जानना चाहूंगा जो आपको यूं लगता हो कि जिसको करने से आपको बड़ी खुशी मिलती हो। मैं श्री ओसवाल डागा बंधु महासंघ का जी। पिछले 11 साल तक महामंत्री रहा, अभी मैं उपाध्यक्ष हूं। ओसवाल डागा बंधु महासंघ एक ऐसा संगठन है, हमारे ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड में जितने भी डागा हैं उनका एक सामूहिक संगठन है। उस संगठन के लिए प्रारंभ से मुझे महामंत्री का दायित्व मिला था। उस संगठन के लिए हमने जितने बच्चे जो पढ़ाई से अछूते रहे या चिकित्सा के कारण तकलीफ में रहे, उन लोगों की खोज करना, उनकी हेल्प करना मुझे बहुत बड़ा सुखद लगता है। मेरे स्कूल में भी हम ऐसे 65 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं जिनका सारा खर्च मैं स्वयं मेरे लेवल पर उठा रहा हूं, जिसका मैं आपको ये हालांकि मंच के माध्यम से बताना ठीक नहीं है, जिसका जानकारी मेरी पत्नी को भी नहीं है कि ये बच्चे 65 बच्चे कौन है जिसको सुरेंद्र डागा फ्री पढ़ा रहे हैं। अच्छा। हम ये काम करते हैं कि हमारा ईश्वर के साथ तालमेल रहे या उसका पेरेंट्स को पता रहे, बच्चे को पता नहीं है मैं यहाँ इस स्कूल में फ्री पढ़ रहा हूं। हम ये चाहते हैं कि किसी को बताने से कभी भी सेवाएं नहीं होती है, सेवाएं करने से होती है। क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है जी। और बच्चा अपने आप को ऐसे भी फील नहीं करे कि मैं यहाँ डोनेशन में पढ़ रहा हूँ। मैं उस बच्चे का नाम तो नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन एक बताता हूं। एक बच्चा, नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि किसी की सहायता करके नाम बताना उजागर करना ठीक नहीं है जी। एक बच्चे को हमने फ्री पढ़ाया, 12th तक पढ़ा, आज वो बच्चा फॉरेन में काम कर रहा है और वो बच्चा मुझे कम से कम 10 बार रिक्वेस्ट कर चुका है कि सर मुझे स्कूल के लिए क्या करना चाहिए। क्या बात। मैं स्कूल के लिए क्या कर सकूं सर, 2 कमरे 4 कमरे या मेरे लिए कोई काम करना है तो आप बताइए। मुझे अब खुशी होती है यदि मेरे बच्चे उस पायदान पर पहुंच रहे हैं तो इससे ज्यादा अच्छा हमारे लिए क्या हो सकता है। आपने क्या बोला उसको?
हमने कहा जरूरत होगी हम आपको बताएंगे, आप अभी और विकास करें, विकास की जरूरत है, आप विकास करें। बीकानेर के कई जाने माने डॉक्टर हमारे स्टूडेंट रहे, जैसे मैं आप शांति विजय बांटिया बता देता हूँ, डॉक्टर मुकेश पन्नू बता देता हूँ, इधर हमारे जेईएन एईएन कई बीकानेर में अभी वर्तमान में अपॉइंटेड है, वो सारे हमारे स्कूल के काफी विद्यार्थी रहे हैं जी। और ऐसे बहुत से परिवार ऐसे आपको बताऊं जिन परिवारों की स्थिति मेरे से ज्यादा डाउन थी, उन परिवारों का हमने ना केवल शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया है, उन परिवारों के लिए कोशिश की है कि उनको जहां तक हम पहुंचा सके, हमारा सहयोग हो सके उतना सहयोग करें। परिवार का नाम लेना, व्यक्ति से बताना मैं उचित नहीं समझता हूं। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा मैसेज है। जबकि आजकल तो हम देखते हैं कि किसी को जन्मदिन पे हॉस्पिटल में जाकर के, किसी विद्यालय में जाकर के या किसी संस्था में जाकर के केले भी कोई बांटता है तो उसका फोटो खिंचवाता है और फिर सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं। खैर अलग अलग सबकी अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच है, लेकिन मैं मानता हूं कि यदि तुम कोई ऐसा समाज के सेक्टर में काम करना चाहते हो तो उसको आप मंच के माध्यम से नहीं बताएं, वो स्वयं फील करना चाहिए, विद्यार्थी भी फील करे, जन जन फील करे, लेकिन हमें समाज में किसी व्यक्ति की तौहीन करने का अधिकार हमें नहीं है। जैसा मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि हमारी स्थिति डाउन थी, मैं आपको रियलिटी एक और बताता हूं कि हम सोचते थे किसी पड़ोस के घर में सब्जी ज्यादा बन जाए और वो बच जाए मेरे घर आ जाए। जब मैंने वो दिन देखे तो मैं किसी व्यक्ति को उजागर करने में कैसे सोच सकता हूं, मैं ऐसा उचित नहीं समझता हूं, मेरा ऐसा सोच है। जी, सुरेंद्र जी आप हमारे यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत आभार। आपने अपनी जीवनी शेयर की हमारे साथ, मुझे लगता है आपकी जीवनी से बहुत सारे लोग हैं जो लाभान्वित होंगे। आप पधारे, आपका बहुत बहुत आभार। मैं सभी दर्शकों को आमंत्रित करता हूं कि हमारा 23 तारीख से 25 तारीख तक त्रिदिवसीय कार्यक्रम है, उसमें एक 24 तारीख के लिए विशेष है जो मेरे स्कूल से कोई संबंध नहीं रखता है। हमारे दिव्यांगों का कार्यक्रम हो रहा है, विभिन्न क्षेत्र की दिव्यांगी प्रतिभाएं 24 तारीख को हमारे विद्यालय में आएगी और वो अपनी प्रस्तुतियां देगी। और मैं बीएमआर टीम का बहुत बहुत आभारी हूं कि मुझे इस योग्य समझा और आज मुझे बुलाया। धन्यवाद।